हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे टेक्योमीटर और थियोडोलाइट वाले चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एसएससी जेईई के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए देखते हैं। पहला सवाल इस पर्टिकुलर सेशन का आप लोगों का जो रहने वाला है वो ये था, हाउ डज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट स्पेसिफाइड। थियोडोलाइट की साइज को आप किस तरह से स्पेसिफाई आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली करते हैं। तो देखो, जब थियोडोलाइट आप मार्केट में लेने जाओगे तो एक पर्टिकुलर साइज का थियोडोलाइट आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब ये जो साइज रहता है ना, ये जनरली आपका रहता है 8 से लेके 25 सेंटीमीटर, 8 से लेके 25 सेंटीमीटर का। अब बात आती है सर 8 से लेके 25 सेंटीमीटर तक का थियोडोलाइट तो आपने बोल दिया, लेकिन ये होता एक्चुअल में क्या है, ये किस चीज की साइज है जिससे हम लोग थियोडोलाइट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये जो साइज रहती है ये इसकी लोअर प्लेट की साइज रहती है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर जो थियोडोलाइट के प्रॉपर आपको पार्ट्स बताए थे उसके अंदर मैंने 2 प्लेट के बारे में बोला था, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। लोअर प्लेट जो रहता है उस लोअर प्लेट का जो साइज रहता है वही आप लोगों का थियोडोलाइट का साइज कहलाएगा। एक और बात जो यहां पर याद रखने की है वो ये है कि जो लोअर प्लेट रहती है उसको आप लोग यहां पर मेन स्केल प्लेट भी बोलते थे या स्केल प्लेट बोलते थे। स्केल प्लेट क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें मेन स्केल की मार्किंग छपी हुई होती है। अब देखो, मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैसे? देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 2 अलग अलग साइज है ना, देखो एक तो ये साइज है एक ये साइज है, ठीक है। इन दोनों में क्या बने रहेंगे? एंगल ही बने रहेंगे, ठीक है। तो यहां से करिए, यहां पर 0 डिग्री छपा हुआ है, यहां पर 180 छपा हुआ है ना। यहां पर भी 0 छपा हुआ है, यहां पर 180 छपा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अब यहां पर ना जो अदर रीडिंग्स रहेगी उसमें बहुत डिफरेंस आता है। जैसे 0 है, यहां पर देखो, यहां पर 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करते करते कुछ मार्किंग छपी हुई रहेगी। यहां पर ये सेम मार्किंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी हायर डिस्टेंसेस पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जहां ज्यादा डिस्टेंस पे आपको यहां पर डिग्रीज अच्छे से मार्क्ड मिलेगी कि 0 और 10। देखो, यहां पर इतनी सी जगह पे है, यहां पर ज्यादा जगह पे है ना। तो रीडिंग हमारी एक्यूरेट तरीके से ले पाए, मैन स्केल की रीडिंग पे बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। क्योंकि आप लोग की मैन स्केल की रीडिंग जो है वो ज्यादा आप लोग यहां पर देखें तो जैसे होता है ना कि घड़ी अगर यदि आप लोग देखने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप आर की सुई और मिनट की सुई बहुत अच्छे से देखें। सेकंड की सुई अगर यदि आप थोड़ा सा आगे पीछे भी देख लोगे तो भी मामला चल जाएगा, लेकिन आर की और मिनट की सुई आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ती है, सेम तरह से, है ना। मेन स्केल की रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों की अगर लगी हुई है तो उनके बीच में आप लोगों को वर्नियर स्केल लगा के आप जो वर्नियर काउंट करोगे, जो सेकंड की सुई का मेजरमेंट करोगे, उसके अंदर भी ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आएगी। क्योंकि देखो, वर्नियर जो लगे रहता है ना, वर्नियर जैसे वर्नियर लगा रहता है, तो जैसे मैन स्केल की रीडिंग है 0 1 और सेम तरह से आपको यहाँ पर वर्नियर की रीडिंग में आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसी के आसपास ही देखने को मिलेगी, इससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो उसी लिए कि वर्नियर की रीडिंग भी आप लोग प्रॉपर से पढ़ पाएंगे और मैन स्केल की रीडिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसके अंदर किसी तरह की कोई आप लोग यहाँ पर देखें तो गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको सारे एंगल्स पढ़ने में आ जाएंगे। इसीलिए जो मैन स्केल की रीडिंग रहती है, जितना बड़ा आप लोगों की लोअर प्लेट रहेगी उतनी ज्यादा अच्छी मार्किंग आपको देखने को मिलेगी और इसी के थ्रू आप लोग देखो तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट आपको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू द 8 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहां पर समझा दिया। लोअर प्लेट में स्केल प्लेट बोलते हैं, इसका मेन स्केल की रीडिंग इसके ऊपर छपी हुई रहती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात कर दूं आपसे एक एक्स्ट्रा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टर्म और बताई थी अपर प्लेट के लिए, कि अपर प्लेट को आप लोग यहाँ पर वर्नियर स्केल प्लेट भी आप लोग यहाँ पर बोलते रहे, ठीक है। तो फिलहाल देखो, हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि साइज जो है कैसे स्पेसिफाइड करोगे, तो आप लोग यहाँ पर लोअर प्लेट के डायमीटर से आप लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। तो डी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड इन थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज स्विंग। स्विंग क्या होता है? देखो, यहां पे बॉल स्विंग कराने की बात नहीं कर रहा है, क्रिकेट नहीं चल रहा है। यहां पर जो स्विंग का मतलब है क्या होता है, देखो 2 ऑपरेशन बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको थियोडोलाइट के अंदर। पहला ऑपरेशन है कि देखो, मेरा ये थियोडोलाइट है, ये थियोडोलाइट है ना, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है। अगर इस टेलीस्कोप को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाता हूं, जैसे ऐसे घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, है ना, तो ये प्रॉपर घूम सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आप लोगों का अगर रोटेशन आप लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हो किसी पर्टिकुलर थियोडोलाइट के टेलीस्कोप का, तो ये ऑपरेशन आपका कहलाता है स्विंग, ठीक है। अब बात है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगी तो किस एक्सिस के अबाउट में घूमेगी। देखो,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, देखो इस वाली एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, देखो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्विंग ऑपरेशन किसको कहते हैं, स्विंग ऑपरेशन क्या होता है, रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्लेन with respect to its vertical axis, ये याद रखना है ना, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग स्विंग। अगर यदि मैं यहां पर कह रहा हूं कि जैसे इसको मैंने यहां पर ये घुमाया ना, तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, स्विंग। अगर यदि यहीं पे मैं रोटेशन अगर करूं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल प्लेन, तो इसको कह देंगे हम लोग यहां पर कौन सा ऑपरेशन, ट्रांजिटिंग। क्या बोल देंगे इसको, हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिंग। और ये आप लोग का रहेगा, ये रहेगा विद रेस्पेक्ट टू इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं टेलीस्कोप को इस तरह से घुमा रहा हूं तो कहलाएगा ट्रांजिटिंग, इस तरह से घुमा रहा हूं तो कहलाएगा स्विंगिंग, ठीक है। अब यहां पर दो तरह के स्विंग दिखा रहे हैं, एक दिखा रहा है लेफ्ट स्विंग, एक दिखा रहा है राइट स्विंग। देखो लेफ्ट स्विंग क्या होता है, लेफ्ट स्विंग का मतलब है कि सर देखो आपने रोटेशन जो करा था वो ऐसे किया है, ठीक है। राइट स्विंग क्या होता है कि आपने जो रोटेशन किया वो ऐसे किया है। समझ में आई? यहां पर आप लोग इसको ये समझ सकते हो कि अगर यदि आप यहां पर जब ऑब्जर्व कर रहे हो, जब मैं यहां से देख रहा हूं, है ना, जब मैं देख रहा हूं, देख के मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में घुमाया, ठीक है, लेफ्ट साइड से घुमाया तो ये हो जाएगा लेफ्ट स्विंग। अगर राइट साइड से घुमाया तो उसको कहते हैं राइट स्विंग, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रीडिंग रहती है ना, रीडिंग रहती है वो रहती है यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, है ना, 0 180। देखो रीडिंग देखने के लिए आपको यहां पर दो जगह रीडिंग दिखेगी। अगर आप थ्योडलाइट के अंदर जैसे मैंने ये मार्क कर रखा है ना, ऐसे सेट कर रखा है, इसको 0 पे सेट कर रखा है, तो इधर 0 दिखेगा, इधर 180 दिखेगा। ऐसे दो रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, एक जगह 0, एक जगह 180। अब बात क्या होती है कि अगर यदि यहां पर जैसे मान लो मैं घुमा किस डायरेक्शन में रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर यदि यहां पर अगर मैं राइट स्विंग करता हूं, राइट स्विंग करूंगा तो यहां पर जो मेरे पास रीडिंग रहेगी वो रीडिंग इंक्रीज होगी। यानी कि देखो शुरुआत में बता रहा हूं, देखो आपको बता रहा हूं, है ना, राइट वाले प्लेन से जैसे शुरुआत में आपको ये रीडिंग दिखा रहा है ये वाली, है ना, बाद में दिखाएगा ये वाली, फिर दिखाएगा ये वाली, है ना, इस तरह से। तो 0 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके, जैसे आप लोगों ने यहां से हल्का सा घुमाया 10 डिग्री फिर 20 डिग्री, इस तरह से रीडिंग देगा 0 10 20 ऐसे करके, ठीक है। वहीं पे अगर यदि आपने लेफ्ट स्विंग कर दिया, राइट स्विंग किया तो प्रॉपर रीडिंग बढ़ रही है, 0 से लेके ऐसे बढ़ती हुई चलेगी। वहीं पे अगर यदि आप लोगों ने यहां पर उल्टी तरफ घुमाया तो रीडिंग घटने लगेगी। जैसे मान लो अगर मैंने इसको लेफ्ट स्विंग किया होता ना, तो लेफ्ट स्विंग किया होता तो क्या हुआ होता कि रीडिंग आप लोगों की घटने लगती, इस साइड जाती, 0 डिग्री से 350 पे पहुंचता। 10 डिग्री घुमाते, 10 डिग्री घुमाया, 10 डिग्री है, पहुंचेगा कैसा, 350 का एंगल दिखाएगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल 350 यहां पर दिखाएगा, यहां पर दिखा देगा आप लोगों को यहां पर 170, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पर रोटेशन दिखाता है। अब आपको देखो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो मैंने यहां पर क्या किया, इसको हल्का से ऐसे घुमाया, है ना, देखो यहां से 10 डिग्री के एंगल पे घुमाया और वैल्यू भी दे रहा 10 डिग्री, क्लियर है? बिल्कुल। यहां पर ये 10 डिग्री इधर घुमाया लेकिन वैल्यू दे रहा है 350 डिग्री दिखा रहा है आपको, है ना, 350 और 170 दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग यहां पर राइट स्विंग को इसलिए परफॉर्म करते हैं कि आपने जितना घुमाया ना उतना ही एंगल आपको दिखाता है, ठीक है। जितना आपने रोटेशन इसका किया है, जितना स्विंगिंग ऑपरेशन किया है, राइट स्विंग से जितना स्विंगिंग ऑपरेशन करते हैं, 10 डिग्री घुमाया तो 10 डिग्री की ही रिजल्ट वहां पर दिखाता है। लेकिन अगर यदि आप लेफ्ट स्विंग में चले जाते हो तो लेफ्ट स्विंग में आप लोग की रीडिंग उस तरह से नहीं बढ़ती है, रीडिंग क्या करने लगती है, रीडिंग घटने लगती है, रीडिंग आपको उल्टी साइड से देखने को मिलेगी। तो आपको यहां से देख के क्या लग रहा है, आपको रीडिंग क्या निकल के, रीडिंग निकल के 350, एक्चुअल में रीडिंग 350 नहीं है, एक्चुअल में रीडिंग कितनी है, आपने 10 डिग्री घुमाया तो रीडिंग 10 डिग्री आनी चाहिए, लेकिन यहां पर रीडिंग दिखाएगा 350। यही आप लोगों को यहां पर बेसिक डिफरेंस आता है। इसीलिए हम लोग यहां पर जो है लेफ्ट स्विंग को यहां पर प्रेफर नहीं करते। हालांकि देखो रिजल्ट सेम ही आने वाला है, अगर मैं इधर घूमूं घूमेगा तो उतना ही डिफरेंस तो 10 डिग्री का आएगा, लेकिन ना यहां पर आप लोग जब भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होता है कि जितना घुमा रहे हैं उतना रिजल्ट डायरेक्ट दिखा दे आप लोग, है ना, ऐसा बार बार जोड़ना घटाना माइनस करना, ठीक है। ये तो अब भी ये मानो आप लोग यहां पर मैंने इसको 0 पे सेट करके 10 इधर घुमाया है, ऑलरेडी ये मान लो सेट होता 171 डिग्री पॉइंट 171 फिर कुछ
वर्ग ईयर्स चढ़ रहे होते और साथ के साथ ही जो है डिग्रीज के अंदर मार्किंग चल रही होती है ना, तो यहाँ पर ये जो घुमाया ना मैंने ऑपरेशन किया ना, इस ऑपरेशन को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और हम चाहते हैं कि आराम से काम हो जाए सारा का सारा, है ना। जब हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट है तो हम कैलकुलेशन टफ क्यों करें, जितना इजी तरीके से काम चल रहा होता है इसी तरीके से काम कर लो, काम ऐसे भी होगा काम वैसे भी होगा। हम इसीलिए राइट स्विंग को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं कि सर जितना घुमाया उतना ही आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू दिखा देगा। तो देखो एक्स्टम्ड टू राइट हैंड, ऐसा कुछ नहीं है ना कि ज्यादातर सर्वेसर सिर्फ राइट हैंड से काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट, इट इज कन्वीनियंट टू टर्न द टेलीस्कोप एंटी-क्लॉकवाइज, ऐसा भी कुछ नहीं, घूमेगा ऐसे भी वैसे ऐसे भी घूम जाएगा आराम से। द रीडिंग्स इंक्रीज क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल स्केल कम्स टू एन इनकन्वीनियंट पोजीशन टू बी रीड, ऐसा भी नहीं है। देखो मैंने बताया ना कि रीडिंग्स जो है आप लोग की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ती है, इस डायरेक्शन में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए जब राइट स्विंग करोगे तो रीडिंग आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं पे अगर आप लेफ्ट स्विंग करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग बढ़ती हुई नहीं नजर आती, इसीलिए आप लोग यहाँ पर राइट स्विंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हो। ठीक है, देखो ये टेलीस्कोप रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पर 180 दिखा रहा है। जैसे राइट स्विंग करूंगा रीडिंग आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी, जैसे लेफ्ट स्विंग करूंगा रीडिंग आपकी घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि रीडिंग चूंकि हमारी यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, इसलिए लेफ्ट स्विंग को हम लोग यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये मेरी पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और ये याद रख लेना कि स्विंगिंग जो होती है वो आप लोगों की विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस होती है और ट्रांजिटिंग जो होती है वो आप लोगों की विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना। प्लेन का तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, स्विंगिंग जो होती है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी और ये आप लोगों की वर्टिकल प्लेन। अगर यहाँ वर्टिकल प्लेन लिख रहे हो तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख देना, अगर यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख रहे हो याद कर रहे हो तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस कर देना। आगे इन ट्रांजिट थ्योरलाइट, ट्रांजिटिंग का मतलब क्या था? ट्रांजिटिंग का मतलब था यहाँ पर कि वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेशन। अब बात आ रही है वर्टिकल प्लेन में कितना रोटेट करता है। देखो वर्टिकल प्लेन में इतना रोटेट करता है हमारा टेलीस्कोप, इधर से इधर लेगा, इधर से इधर लेगा, इधर से इधर लेगा, इधर से इधर लेगा, है ना। तो 180 डिग्री तक का रोटेशन आप लोग यहाँ पर करा सकते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज अवर ट्रांजिटिंग। अब यहाँ पर पूछा हुआ है आप लोगों से कि ट्रांजिट थ्योरलाइट, कि इन ट्रांजिट थ्योरलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू। कैसा करेंगे आप लोग, कितने डिग्री में घुमाएंगे? तो 180 डिग्री आप घुमा सकते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर। ट्रांजिटिंग कैसा एक्शन है? ट्रांजिटिंग का मतलब है 180 डिग्री घुमा रहे हो, कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। विद रिस्पेक्ट टू कौन सी एक्सिस? अगर यदि यहाँ पर एक्सिस कह देता तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लें। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा देखो, थ्योरलाइट दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। थ्योरलाइट भी दो तरह के आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। पहली तरह का थ्योरलाइट जो रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांजिट थ्योरलाइट, ट्रांजिट थ्योरलाइट। दूसरी तरह का जो थ्योरलाइट रहेगा वो दिखेगा आपको नॉन ट्रांजिट। नॉन ट्रांजिट थ्योरलाइट क्या होता है कि सर देखो, जो आपका टेलीस्कोप है ना, अगर टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री रिवॉल्व हो पा रहा है तो ये कौन सा थ्योरलाइट रहेगा? ये आपका रहेगा 180 डिग्री रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा इन वर्टिकल प्लेन। और यहां पर आपको कोई भी किसी भी तरह का रिवोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? बस ये डिफरेंस है आप लोग का दोनों तरह के थ्योरलाइट के अंदर। 180 डिग्री घूमेगा वर्टिकल प्लेन में, एक्सिस पूछे तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, कंप्लीट है ये। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ द थ्योरलाइट। थ्योरलाइट का अगर यदि आपको यहाँ पर क्या करना है, टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है। देखो दो तरह के एडजस्टमेंट आपको थ्योरलाइट में देखने को मिलेगा, पहला टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। परमानेंट सेटिंग वो होती है जो कैमरे के अंदर ऑटोमेटिकली सेट होके आती है। ठीक है, यानी कि जैसा आपने देखा होगा ना कि कुछ सेटिंग्स रहती है जो इनबिल्ट रहती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आप लेके आओगे पर्टिकुलर आप थ्योरलाइट को लेके आओगे तो थ्योरलाइट के अंदर वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये वो ऑलरेडी सेटअप करके देता है अंदर से, है ना। ये आप छेड़ते थोड़ी हो, वायर को छेड़ रहे हो अंदर के, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता, प्रॉपर तरीके से वो वहां पर बिठा के आपको देते हैं। ठीक है, तो कुछ जो पर्टिकुलर वहां से करके लाते हैं जो उसके अंदर इनबिल्ट रहती है उसको कहते हैं परमानेंट आप एडजस्टमेंट्स। कुछ होते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट जो आपको करने पड़ते हैं। अब जैसे थ्योरलाइट तो आप ले आए मार्केट से खरीद के, अब उस थ्योरलाइट के ऊपर डायरेक्ट तो काम कर नहीं सकते कि सर थ्योरलाइट ले आया हाथ में पकड़ के काम कर लिया, नहीं। पहले थ्योरलाइट आप जमीन पे लेके जाओगे, मतलब जहां पर साइट जहां चल रही हो साइट पे लेके जाओगे, साइट पे ले जाके पहले उसको सेट करोगे प्रॉपर, और सेट करके फिर आप काम करना चालू करोगे।
तो यहां पर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला जो आप लोग करेंगे वो दैट इज सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को खोल खाल के आपने बाहर रख दिया, ट्राइपॉड वाइपॉड जमा दिया, इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया, बस जाके मतलब होता है ना जैसे एग्जैक्ट जगह जैसे मेरे को लगाना है, जैसे मान लो इस जगह पे मेरे को थ्योडलाइट सेट करना है, यहाँ पर मेरे को थ्योडलाइट सेट करना है इस एरिया में है, इस एरिया में थ्योडलाइट लगाना है ना। तो मैं थ्योडलाइट को क्या किया, ट्राइपॉड खोल के रखा, थ्योडलाइट जमा के रख दिया, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने थ्योडलाइट के ऊपर टेलीस्कोप को या सॉरी थ्योडलाइट और ट्राइपॉड को मैंने यहाँ पर जमा के रखा है, असेंबल करके रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरे को यहाँ पर थ्योडलाइट को सेट करना है, अब मैं सेंटरिंग करूंगा, है ना। तो सेटिंग करने के बाद आप लोग करते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग क्यों करेंगे कि सर जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे हमारा थ्योडलाइट रखा रहना चाहिए, अब मैं उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजीशन पे रख दूंगा। अभी तक तो मैंने रख दिया सेटल करके, अब एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे रखना चाहिए उस पॉइंट पे रख दूंगा, ठीक है, रख दिया बिल्कुल। इसके बाद आप लोग सेंटरिंग करने के बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट आप लोगों का ऑपरेशन रहता है दैट इज द लेवलिंग। अब आप जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन काम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइटिंग करनी है, जैसे अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर सेटअप करके रख देता हूँ, है ना, कि इस पॉइंट के ऊपर रखना है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली आके रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से साइटिंग करूंगा, ठीक है। तो साइटिंग करने के लिए यहाँ पर मेरे को चाहिए कि मेरा जो मैंने यहाँ पर ये जो रखा हो ना थ्योडलाइट टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा हो, है ना। थ्योडलाइट बिल्कुल कैसे रखा है, एकदम एग्जैक्टली इस तरह से रखा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा है, इस तरह से, है ना। तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपकी बबल ट्यूब काम में आती है। बबल अगर यदि सेंटर में है तो उसका मतलब है आप लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, अदरवाइज नहीं है ना। बबल ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, बबल ट्यूब वाला जो काम है वो यही काम है। तो बबल ट्यूब आपकी काम आती है लेवलिंग पर्पज से। लेवलिंग करने के बाद आप लोग देखते हैं आगे का काम चालू करते हैं। जैसे होता है ना, कैमरा मैंने यहाँ पर रख दिया, सेट कर दिया, प्रॉपर तरीके से लगा, लोगों के सब सेट कर दिया। उसके बाद मैं चेक करता हूँ लग गया सारा, कैमरा मेरा सेट हो गया बिल्कुल। अब देखता हूँ यार ब्लर तो नहीं आ रही वीडियो, ब्लर आ रही होगी तो क्या करूँगा, फोकस सेट करूँगा, है ना। फोकस देखा होगा ना कैमरे का, आपने नॉर्मल मोबाइल कैमरा में चलाया हो तो मोबाइल प्रॉपर लगा के बिल्कुल प्रॉपर एंगल बना के बैठ गए, उसके बाद आप चेक करते हो यार ब्लर आ रही है, तो फिर ब्लर को सही कर दो। तो लास्ट में जाके आप क्या करते हो, लास्ट में आप लोग करते हैं फोकसिंग। लास्ट में जाके आप क्या करते हो, फोकसिंग। ये आपका पूरा प्रॉपर काम रहता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करना, पहले सेटिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फिर देन फोकसिंग आप लोग करेंगे, ठीक है। फोकसिंग में दो तरह से फोकस होता है, फोकस आई पीस का भी कर सकते हो आप लोग, फोकस ऑब्जेक्ट पीस का भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर दो लेंस लगे हुए हैं, है ना, एक तो आई पीस की तरफ लगा हुआ है, एक आपका ऑब्जेक्ट पीस पे लगा हुआ है ना। तो आप इसको भी फोकस करोगे, इसको भी फोकस करोगे, अगर दोनों भी कैमरे के दोनों लेंस अगर प्रॉपर तरीके से फोकस है, फिर आप आगे का काम आप लोग यहाँ पर जारी करोगे। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा करेक्ट सीक्वेंस। देखो पहले नंबर पर सेटिंग है, नो डाउट सेटिंग है, दूसरे पे लेवलिंग दे दिया तो ये गलत हो गया आपका, है ना। पहले पे सेटिंग है, सेकंड पे सेंटरिंग आएगी, थर्ड पे लेवलिंग आएगी, और चौथे पे ये फोकसिंग है। तो ब्लर को जो हटाना होता है ना, इसी को कहते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है कि अगर मान लो जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज है, जैसे यहां से मैं यहाँ पर साइटिंग करना चाहता हूँ, थ्योडलाइट से यहाँ दिखना है, अगर ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन रही डायफ्राम पर, क्योंकि डायफ्राम से देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आईपीस पर डायफ्राम लगा हुआ है, अगर यदि यहाँ पर जो बना हुआ, यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया ना, ये यहाँ पर डायफ्राम है, ब्लैक वाला जहाँ खत्म होता है, तो अगर यदि इसका प्लेन और ऑब्जेक्ट का प्लेन सेम नहीं है तो क्या करेगा, इमेज ब्लर कर देगी। अगर यदि ये अलग प्लेन में है, ऑब्जेक्ट मेरा अलग प्लेन में, ये मेरा अलग प्लेन पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लर आ जाएगा। तो इस ब्लर की पोजीशन को हटाने के लिए आप लोग यहां पर क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं इस पैरेलैक्स को। इस एरर को पैरेलैक्स बोलते हैं, ब्लर नहीं बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। आप लोग टेक्निकल टर्म याद रखना है ना, ठीक है। तो पैरेलैक्स को रिमूव करते हैं और ये किया जाता है बाय फोकसिंग, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम, है ना। सेंटरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का काम आप लोग लेंगे, सेंटरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, उसका नाम है आपका प्लम्बो। नाम याद रखना, प्लम्बो। और सेकंड नंबर पे जो आपको याद रखना है दैट इज द ऑप्टिकल प्लेमेट। ऑप्टिकल प्लेमेट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका सेंटरिंग वाला। लेवलिंग के लिए जो हमारे पास काम आता है, दोज आर द बबल ट्यूब्स, दोज आर द बबल ट्यूब्स। फोकसिंग के लिए आप लोग यहां पर जो है फोकसिंग स्क्रूज को काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, फोकसिंग स्क्रूज काम में आते हैं।
आपने अगर कभी कैमरा चलाया, डीएसएलआर चलाया हो, तो वहां पर देखा होगा ना एक रिंग सी आती है ना, रिंग सी आती है, रिंग को रोटेट करके आप फोकस करते हैं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। वही आप यहाँ पर समझ सकते हो, उसको एज अ फॉक्सिंग स्क्रू आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, है ना। उसको रोटेट करा के आप लोग प्रॉपर तरीके से काम में ले सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के नाम भी आप लोग साथ के साथ याद रख के चलते रहे। तो सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct when the theodolite is properly adjusted? अगर theodolite मेरा प्रॉपर तरीके से एडजस्ट है तो हमारे पास यहाँ पर किस तरह की सेटिंग उसके अंदर निकल के आती है। देखो सबसे पहला, हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। पहली बात, क्या यहाँ पर किसी भी तरह का मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कल का जिक्र किया था जब मैंने आप लोगों को थियोडोलाइट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था? नहीं किया था, है ना। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल करके कोई चीज आप लोग यहाँ पर नहीं मान के चले। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जरूर होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं होता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप लोगों का गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो प्लेट बबल की जो टेंजेंट है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर to the horizontal axis. Third कह रहा है कि tangent to plate bubble must be perpendicular to the vertical axis. और यहां पर लास्ट में कह रहा है vertical line passes through the center of vertical circle. देखो अब यहां पर ना आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। ये आप लोगों को यहां पर ध्यान होने के लिए मैं आपको अगेन एक बार एक चीज इंपोर्ट कर देता हूं। दो आरती हमारे पास जो भी एक्सेस थी वो सारी की सारी एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ मैं एक बार, है ना। देखो ये देखो, वर्टिकल एक्सेस वो एक्सेस है जो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द थियोडोलाइट से जाती हुई नजर आएगी, है ना। तो ये ना आपको वर्टिकल सर्कल से नहीं नजर आ रही है। देखो ये वर्टिकल सर्कल से नहीं नजर आती है वर्टिकल एक्सेस, ये आपको यहाँ से दिखेगी कि सर ये जो पूरी पूरी एक्सेस है ना, इन सारी एक्सेस का आप लोगों को यहाँ पर मिड में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल है या फिर आप लोग कह दो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन है ना एक जगह आप लोगों को मीटअप करती हुई नजर आएगी। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि वर्टिकल सर्कल रहता है आपका लेफ्ट में या राइट में। देखो ये वर्टिकल सर्कल है, ये आपका थियोडोलाइट है ना। और वर्टिकल एक्सेस यहां से निकल रही है, वर्टिकल एक्सेस यहां से निकलेगी मिड से, इस टेलीस्कोप के मिड से निकलेगी। सबसे पहली बात कि आपको यहां से ये वाला स्टेटमेंट मैं पहले क्लोज कर दे रहा हूं। तो यानी कि वर्टिकल लाइन जो है that does not pass through the center of vertical circle. वर्टिकल सर्कल तो लेफ्ट में या राइट में रहता है आपका, ये मैंने बताया हुआ है आपको, है ना। और यहां से नजर भी आ रहा होगा आपको कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीन लाइन एक जगह पे है ना। और ये वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में रह जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो डी स्टेटमेंट में आप लोगों जो गलत स्टेटमेंट है ना वो पहले मैं यहां पर आपके सामने डिलीट कर दे रहा हूं। अब दो स्टेटमेंट बच रहे हैं। कह रहा है कि जो सर टेंजेंट है टू दी प्लेट बबल, प्लेट बबल की जो टेंजेंट है that must be perpendicular to the horizontal axis या फिर that must be perpendicular to the vertical axis। अब बात आती है कि सर प्लेट बबल क्या होता है। देखो टेंजेंट टू दी प्लेट बबल, तो मैं बताता हूं आपको क्या होता है। यहां पर आपको एक बबल ट्यूब दिख रही है, वेट अ मिनट मैं आपको एक डायग्राम बना के एक लाइन बनाऊंगा। ये यहां पर बबल ट्यूब दिख रही है, नहीं दिख रही है तो बता देता हूं। ये वाली बबल ट्यूब, ये देखो यहां पर छोटा सा दिख रहा है ना आपको बबल, जो आप लोगों को यहां पर मैंने प्लेट के ऊपर बबल दिखाया था ये वाला, है ना। इस वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं कि ये वाली एक्सिस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। देखो तो जो मेरा यहां पर ये पूरा मामला है ना, क्या होता है कि देखो ये पूरा थियोडोलाइट है, ये थियोडोलाइट पूरा का पूरा यहां से घूम सकता है ऐसे। तो ये जो प्लेट बबल दिख रहा है ना आपको, ये अभी आपको यहां दिख रहा है, इसको रोटेट करा दो, रोटेट करा दो, रोटेट करा दो, तो हर केस में ना ये रोटेट हो सकता है ऐसे, प्रॉपर तरीके से रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर आपसे कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंट निकल रही है, देखो ये टेंजेंट ही खींची है मैंने ना, कि जो टेंजेंट है प्लेट बबल की, ये आपकी क्या हर केस में, देखो अब इसको अभी तो ये इस लाइन में, बाद में इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा दो, इस लाइन को पूरा का पूरा ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, है ना। तो हर केस में ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नजर आएगी क्या? नहीं आएगी, कभी नहीं नजर आएगी, याद रख लेना। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाली, आपको दिखा रहा हूं, देखो ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। मैं एक और पेन ले लेता हूं, है ना, आप लोगों के सामने। ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी प्लेट बबल है ना, ये आपका प्लेट बबल है। या फिर ऐसा करो, थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेते हैं, है ना। ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका प्लेट बबल है ना। प्लेट बबल की एक्सिस अभी ऐसे दिख रही है आपको,
इसको ऐसे घुमा सकते हो प्रॉपर, तो इसको घूमने के बाद क्या हर बार ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही है? नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है। तो ये आप लोगों का ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाएगा कि टेंजेंट जो आपको नजर आ रहा है ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा हर केस में इसके साथ, चाहे इसको ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो। देखो वर्टिकल एक्सिस यही होने वाला है, अब इसको ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो, कैसे घुमा लो, ये हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। देखो अभी परपेंडिकुलर, अब भी परपेंडिकुलर, अब भी परपेंडिकुलर, अब भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ये वर्टिकल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर आपको नजर आने वाला है, तो सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो इसके लिए मैंने सारी तरह की सभी एक्सिस आप लोगों को यहाँ पर अगेन क्लियर करवा दी है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement is correct for proper adjustments of theodolite? theodolite का प्रॉपर एडजस्टमेंट्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है? अच्छा देखो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर में आप लोगों को बता भी देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है that must be perpendicular to the vertical axis। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल सर्किल जो है that must be perpendicular to the horizontal axis। ठीक है, नेक्स्ट tangent to plate bubble must be perpendicular to the vertical axis। line of sight must be perpendicular to the horizontal axis। ये कुछ पर्टिकुलर बातें मैंने आप लोगों को यहां पर याद दिला दी। देखो क्या क्या कह रहा है आगे कि which of the following statement is correct for proper adjustments of the theodolite। पहला, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो है परपेंडिकुलर रहेगा टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पहला स्टेटमेंट नंबर ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है आप लोगों से कि लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर रहेगी आप लोगों की यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, बिल्कुल रहेगी। नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन पैरेलल रहेगी टू दी वर्टिकल एक्सिस। थर्ड कह रहा है लास्ट ईयर लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर रहेगा टू दी वर्टिकल एक्सिस। तो देखो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो है परपेंडिकुलर रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ऐसा ये बोल रहा है। अच्छा देखो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल क्या होता है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल कुछ नहीं होता, जो भी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा ना, टेंजेंट टू प्लेट बबल वाला, यही आपकी प्लेट लेवल की एक्सिस है। ये प्लेट लेवल की एक्सिस है। याद रखना एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप अलग रहता है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल अलग रहेगा, है ना। तो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल ये रहता है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस अंदर की तरफ रहती है। तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये अभी मैंने आपको घुमा के बताया थोड़ी देर पहले कि देखो अभी पैरेलल है, अभी परपेंडिकुलर है ना, अलग अलग डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता है कि परपेंडिकुलर नहीं रहता हर केस में, एंगल चेंज होता रहता है। सेकंड कह रहा है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होती है। देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन में आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं एसएससी ने क्या बोला हुआ है। देखो ये आपका थियोडोलाइट है, ठीक। अब इस थियोडोलाइट से हो सकता है आप लोग ऐसे रीडिंग ले लें, ऐसे रीडिंग ले लें, ऐसे रीडिंग ले लें, ऐसे कैसे भी रीडिंग ले लो, है ना, ऊपर नीचे कैसे भी करते हैं आप टेलीस्कोप को रीडिंग ले सकते हो। तो मैंने कह दिया एक रीडिंग आपने ये ली हुई है, एक रीडिंग ये ली हुई है, एक रीडिंग ये ली हुई है ना, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल। अब देखो यहां पर हर केस में ये जो रीडिंग आप लोगों ने लिया ना, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं आप लोग। ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं होता, डायफ्राम जहां से आप देख रहे हो, आई लेवल आपका यहां है, डायफ्राम से निकलने वाली लाइन, डायफ्राम से निकलने वाली लाइन, देखो इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस और इसके कंटिन्यूएशन में निकलने वाली जो लाइन है ना, जो नई लाइन है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो आपको दिखना होगा ना कि इस तरह का आपको यहाँ पर डायफ्राम देखने को मिलता है। यहाँ से आप देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखी भी ये इसके सेंटर से निकल रही है और कंटिन्यूअस में निकल रहा है ना। अब हो सकता है ऐसे देख लूँ, ऐसे देख लूँ, ऐसे देख लूँ, है ना। इस लाइन को आप लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है। जो भी आप लोग देख रहे हो कुल मिला के थियोडोलाइट से दिख रहा है ना, उस जितनी भी आपको यहाँ पर जगह दिख रही है वो सारी की सारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो ये लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन हो गई। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है? सभी को आप लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये आपने ऐसे लिया तो भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट, सब लाइन ऑफ साइट है। जब लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि जब ये लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है ना, इस केस में इस लाइन ऑफ साइट का नाम बदल के आप लाइन ऑफ कोलिमेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लाइन ऑफ कोलिमेशन कह देते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल।
यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन कहाँ है मैंने, तो सर्टेनली ये लाइन क्या रहेगी, ये वाली लाइन आप लोग को नजर आएगी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या परपेंडिकुलर रहेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, इज इट ट्रू? लाइन ऑफ कोलिमेशन पैरेलल रहेगी वर्टिकल एक्सिस के, लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर रहेगी टू द वर्टिकल एक्सिस। अब देखो, अब ये तीनों के तीनों ना आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि जैसे मैंने आप लोगों को पता नहीं क्या ही बता दिया हो। अब देखो अगर यदि ये लाइन ऑफ साइट है और ये वाली लाइन जो इसके अंदर से निकल रही है, इसको मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, अंदर की तरफ है ना, ऐसे अंदर की तरफ, और लाइन ऑफ साइट हो गई ऐसी। ये देखो, ये आप लोगों के सामने ये दोनों के दोनों एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ये वाली हो गई आपकी लाइन ऑफ सॉरी ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वाली हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या है 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है ना, बिल्कुल। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, बी वाला, है ना। बात आती है सी वाला स्टेटमेंट, क्या लाइन ऑफ कोलिमेशन पैरेलल है वर्टिकल एक्सिस के? तो आपको पता है ये ऐसा है, वर्टिकल एक्सिस ऐसे निकलेगी सीधी की सीधी, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर निकल जाएगा फिर वर्टिकल एक्सिस के, बिल्कुल। ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली करेक्ट है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन इस केस में मेरे को यहां पर दिख रहा है, तो इस केस में तो लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर ही नजर आएगा आपको वर्टिकल एक्सिस के। लेकिन ना अगर मैं ब्रॉड टर्म्स में देखूं तो यहां पर मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन की जगह पर सिंपली लाइन ऑफ साइट को समझू ना कि सर लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो आपको पता है लाइन ऑफ साइट ऐसे भी ली जा सकती है, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और हर केस में आपको यहां पर आंसर सेम नहीं निकल के आएगा। इसलिए मैं यहां पर मान के चल लेता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट मैंने गलत कर दिया, हालांकि देखो स्टेटमेंट सही है। लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको परपेंडिकुलर ही नजर आ रही है वर्टिकल एक्सिस के, लेकिन अब यहां पर मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन को नहीं लेते हो, बड़ा टर्म लाइन ऑफ साइट समझ लेता हूं, क्योंकि उसी के बाद मेरे को यहां पर जो है बी ऑप्शन मेरा ज्यादा सही, ज्यादा सूटेबल लगेगा, क्योंकि ये हर केस में राइट है। लाइन ऑफ कोलिमेशन के टाइम लाइन ऑफ कोलिमेशन हर केस में आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये वाली सेटिंग आप लोग यहां पर नहीं करके चलते, प्रॉपर एडजस्टमेंट ये वाली सेटिंग आप लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं। लाइन ऑफ कोलिमेशन को आप लोग एक्जेक्टली परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस आप लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं जब हम लेते हैं। हम जो सिर्फ कंसीडर करते हैं, हम ये वाली कंसीडर करते हैं, और आप लोग ऐसे ब्रॉड टर्म में भी देखने की कोशिश करोगे तब भी आपको लाइन ऑफ साइट के टर्म से आपको समझ में आ जाएगी कि ये वाली सेटिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी निकल के आएगा, है ना। नेक्स्ट, which of the following instrument is used for measuring is centering theodolite in windy conditions? देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं थियोडोलाइट की सेंटरिंग के बारे में, तो देखो ये थियोडोलाइट है आपका, है ना। इस थियोडोलाइट के नीचे ना ऐसे स्क्रू सा लटका रहता है, स्क्रू सा लटका रहता है ना। तो जब भी मेरे को यहाँ पर इसकी सेंटरिंग करनी होती है तो ऐसे धागा सा आता है एक, इस धागे को मैं यहाँ पर बांध देता हूँ और इस धागे के नीचे मैं थोड़ा सा वेट लटका देता हूँ, छोटा सा वेट लटका देता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पर प्लम्बो, है ना। प्लम्बो क्या करता है, प्लम्बो आपको बताता है कि ये जो आप लोगों का रखा हुआ है ना थियोडोलाइट, ये थियोडोलाइट कहाँ पर रखा हुआ है। ये देखो थियोडोलाइट तो आप लोग रखोगे ट्राइपॉड के ऊपर। अब मार्किंग जो आप लोग करते हो, जो आप लोग छापते हो ना नक्शे के अंदर ग्राउंड की लोकेशन छापते हो, तो ग्राउंड के ऊपर वो लोकेशन कहाँ पर है एग्जैक्टली, तो आप लोग क्या करते हैं उसके नीचे से आप लोग प्लम्बो लटका देते हैं, तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर ये टच कर जाता है आप लोग का, है ना प्लम्बो। तो जहां पर प्लम्बो टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा इस ए पॉइंट के जस्ट ऊपर आपका थियोडोलाइट रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो पहला तो हो गया प्लम्बो। अब प्लम्बो जो है एक धागा और धागे के नीचे वेट लटका रखा है आप लोगों ने, है ना। ठीक है, तो विंडी कंडीशन के अंदर ये आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, विंडी कंडीशन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं देगा। तो विंडी कंडीशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एडिशनल या एक एक्स्ट्रा तरह का आप लोग यहाँ पर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज में लेते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल प्लेमेट। देखो यहाँ पर लगा हुआ है प्रिज्म या मिरर, आप लोग बोल सकते हो प्रिज्म या मिरर लगा रखा है। अब क्या होता है कि आप लोग जैसे आप लोगों ने यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर ना आप लोगों को ऑप्टिकल प्लेमेट लटका देना है। देखो अब यहाँ पर ऑप्टिकल प्लेमेट लगा देना है मेरे को ना। अब यहाँ पर इसकी जगह मैंने ऑप्टिकल प्लेमेट रख दिया बिल्कुल। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ से देखूंगा ये यहाँ से टकराएगी रे, टकरा के आपको नीचे यहाँ पर इस तरह से मुड़ जाएगी 90 डिग्री में, है ना। तो विंडी कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि धागा तो आपका मूव कर सकता है इधर उधर, तो गलत रिजल्ट दे देगा। लेकिन विंडी कंडीशन के अंदर आप लोग रे को देख के आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, ऑप्टिकल प्लेमेट को लगा देते हैं। तो ऑप्टिकल प्लेमेट क्या करता है, ऑप्टिकल प्लेमेट आपको क्या करता है, जैसे जिस भी जगह आप लोगों को यहाँ पर सेंटरिंग करनी है, या फिर जिस भी जगह आप लोगों को लोकेशन का पता करना है, आप यहाँ पर ये लगा दो, लगाते आपको दिख जाएगा। यहाँ से आंख लगाई आपने, आंख लगाते आपको पता चल गया
कि आप लोग का इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आया है ना। अब यहाँ पर रे की जरूरत नहीं पड़ी, इस धागे की जरूरत नहीं पड़ रही है आप लोगों को, आपने सिंपली ये लगाया है ना, इसको हटा के लगाया है ना, तो यहां से देखा, देख के आपको यहाँ पर पता चल जाएगा है ना, कि देखते आप लोग पता चल गया किस जगह पे आप लोग लोकेटेड हो। तो इसको कहते हैं आप लोग ऑप्टिकल प्लमेट। तो ऑप्टिकल प्लमेट आपका विंडी कंडीशन के अंदर काम में आता है। स्पिरिट लेवल आपकी लेवल ट्यूब है, ये लेवलिंग के काम में आती है, ये लेवलिंग के काम में आती है। क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर जो है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के मेजरमेंट के काम में आते हैं। ये राइट एंगल मेजरिंग डिवाइस है, 90 डिग्री मेजरिंग डिवाइस है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैंने आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आगे देखो, Which of the following is expression of additive constant? तो ये मैं आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि D बराबर होता है KS प्लस C। K यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है ना। C जो है आपका, इसको एडिटिव कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर एडिटिव कांस्टेंट कहते हैं ना, ठीक है। K की वैल्यू रहती है इक्वल्स टू F अपॉन I, और यहां पर जो वैल्यू रहती है C की वैल्यू रहती है F प्लस D, ठीक है। F क्या होता है, D क्या होता है, I क्या होता है, F क्या होता है, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो F प्लस D आप लोगों का करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रह जाएगा, है ना, ठीक है। यहां पर दिखा हुआ है F फोकल लेंथ है और यहां पर जो है I जो है स्टेडी इंटरवल है ना। आप लोगों से कौन सा पूछा है इसने, है ना, एडिटिव कौन सा, अच्छा इसने तो वही पूछा हुआ है ना आपसे, एडिटिव पूछा हुआ है, तो हाँ F प्लस D सही आंसर लगा हम लोगों ने। देखो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन The telescope of the theodolite turned in order to swing. Swing कब करेंगे, swing क्या कहता है, swing का मतलब है horizontal plane में घुमाना with respect to the vertical axis। आपसे पूछा है इस लोगों ने किस प्लेन के अंदर, अब यहाँ पर प्लेन का नाम पूछा है तो प्लेन आप लोगों का horizontal plane होता है। अगर ये एक्सिस पूछता तो क्या हो जाता, एक्सिस पूछता तो आप लोग यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस का आंसर लगा देते हैं। फिलहाल लेकिन इसने प्लेन पूछा तो आप लोग यहाँ पर horizontal plane इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लगाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द horizontal distance between the staff and instrument if the staff readings are 1.4 and 2.9। देखो क्या कह रहा है, with respect to the lower and upper horizontal lines of crosshair। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास एक टेक्योमीटर है, इस टेक्योमीटर से आप लोगों ने रीडिंग ली है ना, ठीक है, टेक्योमीटर से रीडिंग ली, तो जो रीडिंग निकल के आ रही है वो रीडिंग कैसे निकल के आ रही है, देखो एक ये, एक मिडिल वाली, देखिए बॉटम वाली, ठीक है, 3 रीडिंग, ठीक है। तो जो अपर और नीचे वाली जो रीडिंग है ना, वो दे रखी है आपको, एक दे रखी है 2.9 मीटर और एक आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 1.4 मीटर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि द लेंस ऑफ टेलीस्कोप ऑफ टेक्योमीटर इस एनालिटिक लेंस है, एनालिटिक लेंस है। एनालिटिक लेंस में क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि D बराबर रहता है KS प्लस C। आप लोगों से पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है, D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। देखो S क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि ये इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस रहेगा इसी को आप लोग S बोल देना है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, S बराबर हो गया 2.9 माइनस 1.4 मतलब 1.5 मीटर। D बराबर KS प्लस C, K की वैल्यू रहती है 100, C की वैल्यू रहती है 0 फॉर द एनालिटिक लेंस। तो ये हो जाएगा D बराबर 100 इंटू 1.5 बराबर 150 मीटर। That would be the correct answer. That would be the correct answer. Clear?